सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो सर अब हम लोग क्या करेंगे, सी वेरी सिंपल। मैं अगर आप कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है, क्योंकि कुछ लेक्चर एज अ डेमो बोलकर हम लोग यूट्यूब पे चलाते हैं, सो मेक श्योर गाइज आप पहले के 5 से 10 मिनट स्किप कर दो। रीजन बिंग मैं आपको बताता हूं। देखो, और जब तक लेक्चर डेमो चलने वाले ना, तब तक मुझे ये बात बतानी पड़ेगी हर एक वीडियो के अंदर। क्या होता है कि जो बच्चे ने हमसे रेगुलर क्लास परचेस की है, अभी हम लोगों का ये क्लास नंबर, लेक्चर नंबर क्या रहेगा, 3 4 जो भी रहेगा। तो जब भी हम किसी भी लेक्चर को शुरू करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उन सारी चीजों को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पहले 5 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ प्योरली उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने पुरानी क्लास देखी है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो एक्सीडेंटली लैंड कर गए हो डायरेक्टली इस वाली लेक्चर के ऊपर, सो मेक श्योर आप पहले पुराने लेक्चर देखो, या अगर आपको इसी लेक्चर से देखना शुरू करना है और चीजों को समझना है, तो पहले 5 से 10 मिनट छोड़ दो। बिकॉज यहां पर मैं उन सारी बच्चों को रिवाइज करवाता हूं जिन्होंने हम लोगों से लेक्चर ले लिए, जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गाइज, मैं फटाफट फटाफट सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल कब से हुआ था? इसको प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई थी 29 अगस्त, उसके बाद 2013 में, और उसके बाद में ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया था 30 अगस्त से। इसका सेक्शन नंबर 1 जो था वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया था, और जो रिमेनिंग सेक्शन है वो अलग अलग दिन पर एप्लीकेबल हो गए, जो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी। समझ में आया? ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा। इसके बाद में गाइस हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है। तो हमने बोला कंपनी अगर इस एक्ट में बनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, कोई कंपनी अगर पुराने कंपनी लॉ में बनी है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इसके अलावा ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में बनी है, या फिर ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो इनको भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी, उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना एक्ट है। तो कल जाकर अगर ऐसा हो गया कि आप बोल रहे हो इनको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, तो कंपनी एक्ट और स्पेशल एक्ट में झगड़े हो गए, ये लोग किसको सुनेंगे गाइज? ये लोग सुनेंगे अपने स्पेशल एक्ट को। गाइज समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बताओ यस और नो। तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 1 जो बोलता है नाम क्या है, कंपनी एक्ट 2013। सर दूसरा इसने क्या बोला, एक्सटेंड कहां पर एप्लीकेबल होता है? इंटायर इंडिया, मतलब होल ऑफ द इंडिया। तीसरा इसने बात बोला सेक्शन 1 तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया, बाकी के सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसके बाद में चौथा एक्ट, चौथी बात क्या बोली कि ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है? तो हमने बोला कंपनी के ऊपर होता है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर होता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर होता है, ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उनके ऊपर ये वाला कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। गाइस समझ में आया यस और नो? सो जैसे ही हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े जीवन में, और हमने पढ़ा कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी का डेफिनेशन याद करो बच्चों, क्या बोला था? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अरे रे रे रे, हम लोग कंपनी किसे बोलेंगे? हम कंपनी सिर्फ उसे ही बोलेंगे जो इंडिया के किसी ना किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। मतलब सर नए वाले कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो, स्टिल यू आर अ कंपनी। आप किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर हो, स्टिल यू आर अ कंपनी। गाइस समझ में आया यस और नो? जैसे हम लोगों ने कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा, हमने बोला सर अमेजॉन, गूगल, एप्पल, शाओमी, वन प्लस, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी तो है लेकिन ये इंडिया के कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं है, ये फॉरेन के कंपनी लॉ में रजिस्टर है। ऐसे कंपनी को हमने क्या बोला? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जिसका जन्म कहां पे हुआ है? इंडिया के बाहर, बट हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, ईदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। क्या आप लोग समझ पा रहे हो इन सारी बातों को जो मैंने आप लोगों को बताया? हमने पढ़ा पहले कंपनी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फॉरेन कंपनी क्या होता है,
अब इसके बाद में हमने बोला सर देयर इज अ कंपनी कॉल्ड अलीबाबा एक्सप्रेस, वो बनी तो इंडिया के बाहर है लेकिन उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। बेटा इसको किस कैटेगरी में लेकर आ जाओगे, बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 2 क्लॉज 11 बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India, but it does not include what guys, registered cooperative society and such a body corporate which is notified by सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन कंपनी। मैं बता रहा हूं जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस की है उन लोगों को ये वाला जो रिवीजन स्टार्ट ऑफ द क्लास होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको गलती से भी तुमने क्या नहीं करना चाहिए गाइस, स्किप नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है यस और नो? सर जैसे हम लोगों ने कंपनीज की बेसिक बेसिक बातें पढ़नी शुरू की, हम लोगों ने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ कंपनी एंड फीचर्स। बेटा सुनो, कंपनी बनती है या कंपनी को बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। सो इट्स अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी। बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी बन नहीं सकती, बिना रजिस्ट्रेशन की पार्टनरशिप तो बन सकती है लेकिन कंपनी बन नहीं सकती। इट्स अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, पॉइंट नंबर 1। अच्छा बनी तो बनी, अब जो है वो आर्टिफिशियल बनी या नेचुरल बनी, तो बेटा ये है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में मैंने 6 पॉइंट बोले थे, सबसे पहले याद करना, इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा, इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। तीसरा, इवन अ मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। चौथा, क्या बोला था, व्हाट कंपनी कैन डू एंड व्हाट कंपनी कांट डू। पांचवा, कंपनी इज इंटेंजिबल, इनविजिबल बट नॉट फिक्टिशियस। और इसके बाद में गाइस हम लोगों ने बोला था कंपनी इज एक्टिंग थ्रू ह्यूमन एजेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा गाइस, ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, कंपनी के बारे में। क्या यहां तक एकदम क्लियर है? तो हम लोगों ने पढ़ा कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जैसे ही कंपनी बनी, नेचुरल बनी, आर्टिफिशियल बनी, आर्टिफिशियल बनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी तू अलग छे और मैं अलग हूं, इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला वर्ड है डिस्टिंक्ट, दूसरा वर्ड है ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज, और तीसरा वर्ड है गाइस आप लोगों का, तीसरा वर्ड है क्या बोल सकते हैं, मेंबर आर नॉट लायबल। ठीक है, ये 3 बातें, डिस्टिंक्ट, ओन राइट्स एंड लायबिलिटी एंड मेंबर आर नॉट लायबल। एक बार बोलो मेरे साथ में, डिस्टिंक्ट, दूसरा ओन राइट्स एंड लायबिलिटी एंड मेंबर आर नॉट लायबल। बस इसी 3 शब्द को पकड़ के स्ट्रेच करना है। सबसे पहला क्या बोला है, कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु फॉर्म, हु ओन एंड हु मैनेज। मतलब जिसने कंपनी बनाई, प्रमोटर, जो कंपनी को ओन करता है शेयर होल्डर, और जो कंपनी को मैनेज करता है डायरेक्टर, ये अलग छे, कंपनी अलग छे। इट इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु फॉर्म, हु ओन एंड हु, क्या बोला था गाइस, मैनेज। इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस, इसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, कंपनी हैज इट्स ओन राइट एंड ऑब्लिगेशन। लाइक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती खुद के नाम में, कंपनी प्रॉपर्टी को परचेस कर सकती खुद के नाम में। तो कंपनी के पास एक कैपेसिटी है, समझ में आ रहा है? तो कंपनी हैज इट्स ओन राइट्स, कंपनी हैज इट्स ओन लायबिलिटी एंड मेंबर आर नॉट लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द कंपनी। जैसे हमने ये पॉइंट पढ़ा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखे गाइस, 2 केस लॉ देखे। सर पहला केस लॉ कौन सा देखा था गाइस, याद करो। The first case law that we have saw is what, your सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। और दूसरा केस लॉ हम लोगों ने कौन सा, ये सोलोमन का पूरा केस लॉ मैंने लास्ट क्लास में लिखा के दिया था आप लोगों को। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ठीक है, ये दोनों केस लॉ हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ में पढ़े थे। सर जैसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़कर खत्म किया, इसके बाद में आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में 3 बातें, एक डायलॉग है, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मतलब कंपनी अमर है, कंपनी क्या है, अमर है। वो दूसरा बात क्या पढ़ा था हम लोगों ने गाइस, द डेथ इंसॉल्वेंसी इंसैनिटी ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ कंपनी। अगर किसी मेंबर का डेथ हो गया, किसी मेंबर का कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया या कोई मेंबर इनसेन हो गया, अरे कंपनी का डेथ नहीं होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती है, कंपनी इनसेन भी नहीं होती है। गाइस समझ में आया? आई होप यू गाइस आर वेरी क्लियर विद द आइडिया कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको लर्न करना शुरू कर दो। द रीजन बीइंग, अगर आप यही चीजें लिखोगे जो मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम में यू विल बी क्लियरिंग विद द फ्लाइंग कलर्स।
बट अगर तुम मन से कुछ भी इधर का उधर लिखना शुरू कर दोगे, मार्क माय वर्ड, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैं आ जाता हूं आपके पास क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, अरे रे रे रे, कंपनी कितने टाइप की होती है, 3 तरीके की, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। आप बताओगे लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी लायबिलिटी कितनी है, कितनी है गाइस? लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी लायबिलिटी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स की होती है। लिमिटेड बाय गारंटी में जितना अमाउंट आपने गारंटी के नाम में लिखा था मेमोरेंडम में, उतनी आपकी लायबिलिटी होती है। और इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी में आपकी लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड, अनगिनत होती है। क्या समझ में आया? इसके बाद में आना एक पॉइंट, सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में हमारी लायबिलिटी कब अराइज होगी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आपकी लायबिलिटी ओनली एंड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और सर अनलिमिटेड कंपनी में ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। गाइस समझ में आया? यस और नो? दिस इज गोइंग टू बी जस्ट एन रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस क्लास, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉमन सील। बेटा सुनना, कंपनी की कॉमन सील मतलब उसका क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर। ये ऑथेंटिसिएट करता है जो भी कार्य कंपनी ने किए। इट ऑथेंटिसिएट वेरियस एक्ट डन बाय द कंपनी, इट ऑथेंटिसिएट वेरियस एक्ट डन बाय द कंपनी। As per Companies Amendment Act 2015, it become optional for a company to have common seal. कंपनी एक्ट 2015 ने क्या बोल दिया कि कंपनी आज के बाद तेरे पास कॉमन सील होना जरूरी नहीं है। बट जहां जहां कॉमन सील चिपकाते थे, अब वहां पर एक तो 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर लगा देना या फिर एक सीएस और एक डायरेक्टर का सिग्नेचर लगा देना। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया? यस और नो? आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। द रीजन बीइंग, हम लोग पहली बार कोई डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो हम लोग आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सबका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 44 बोलता है शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। मतलब शेयर क्या है, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसको ट्रांसफर करना है तो आपको आपका आर्टिकल पढ़ना होगा। आर्टिकल में जिस तरीके से लिखा है वैसे ही आप अपने शेयर को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब सर सुनो ना, क्या हमारे कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? यस, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और सर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। गाइस बहुत डिटेल में मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर ये सारी बातों को समझाया था और लिखाया भी था। इसके बाद में आ जाता है सेपरेट मैनेजमेंट। सर सेपरेट मैनेजमेंट म्हणजे काय? सेपरेट मैनेजमेंट मतलब द शेयर होल्डर डू नॉट इन्वॉल्व इन टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अरे एग्जाम्पल याद करो, रिलायंस कंपनी में 40 लाख शेयर होल्डर है, क्या वो हर कोई बंदा जाके बिजनेस को मैनेज कर रहा है क्या? नहीं, उनके पास वो एक्सपर्टाइज भी नहीं है कि वो पूरा बिजनेस मैनेज कर सके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर डू नॉट इन्वॉल्व इन टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर दे अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। इसलिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्यों? टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। अच्छा बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर किसके हाथ में? शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाने का पावर किसके हाथ में? शेयर होल्डर। तो अल्टीमेट कंट्रोल कंपनी के ऊपर किसके हाथ में? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सो पावर टू अपॉइंट board of director lies in the hand of the shareholder. Power to remove the board of director lies in the hand of the shareholder. So shareholder have ultimate control over the company. उसके पास ultimate control होता है। देखो आपको लग रहा होगा इतना मैं क्यों फोर्स करके बोल रहा हूँ, द रीजन बीइंग, ये जो सारे कीवर्ड्स में इंग्लिश में बोल रहा हूँ यही तो जाके आपको एग्जाम में लिखना है। जब मैं बार 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 इस शब्दों को दोहराऊंगा, देन ओनली यू आर इन पोजीशन टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल आंसर। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर इसके बाद में हम लोगों ने बोला लिमिटेशन ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी। इवन दो शेयर होल्डर होल्ड 100% शेयर्स ऑफ द कंपनी, ही डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। यहां पर हमने केस देखा था मैकुरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये वाला केस लो, इफ यू रिमेंबर, मैकुरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ गाइस, है ना, मैं अगर चाहूं, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ना, इन सारी चीजों के मेरे पास क्या है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी चीजें मेरे पास पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। सी अगर मैं जाऊं मैकुरा का केस मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
बट वो लिखाने में जो फीलिंग है ना, दैट इज अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट, ठीक है। इसलिए नहीं तो इसके आगे भी मैं जो तुमको केस लॉ पढ़ाऊंगा ना, इनके सारे मेरे पास पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, लेकिन वो सिर्फ पिक्चर को देख के आपको वो वाली फीलिंग नहीं आने वाली है जब तक आप लिखोगे नहीं। समझ में आया? तो अपना लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते गए, आ जाओ अब ध्यान देना एकदम आराम से। तो हमने बोला अरे यार सुनना, इवन दो यू होल्ड 100% शेयर्स इन द कंपनी, दैट डज नॉट मीन कि कंपनी की प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी है। यू डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस सिर्फ कंपनी ले सकती है, तू ले नहीं सकता, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, तेरी नहीं है। जो तेरा है वो मेरा है, ऐसा नहीं चलता। तेरा मेरा, मेरा तेरा छोड़ो, ये सब कुछ नहीं चलता है। कैसे, समझ में आया? और सर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ एक्शन। बेटा आप कोई भी कार्य अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके कर नहीं सकते अगर आप क्या हो, एक कंपनी हो। इसके अलावा सर हमने पढ़ा था कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड, मतलब ना आप किसी के ऊपर सू कर सकते ना कोई आपके ऊपर सू कर सकता है। हट, अरे सी कैपेसिटी टू शू मतलब आप भी किसी पे केस फाइल कर सकते हो, एंड कैपेसिटी टू बी शुड मतलब कोई आप पे भी केस फाइल कर सकता है, बीइंग अ कंपनी। समझ में आ रहा है? कंपनी इज अ पर्सन, यस। नेचुरल आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, कंपनी का रेजिडेंस होता है नहीं होता है? होता है। कंपनी की नेशनैलिटी होती नहीं होती है? होती है। क्या कंपनी सिटीजन है? नहीं है, कंपनी सिटीजन नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, और इन्हीं चीजों को मैंने एक लास्ट पेज में क्या कर दिया था, सम अप कर दिया था आप लोगों के लिए। बताओ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है गाइस? हाँ, अब यहां से मैं बोलूंगा जो नया बच्चा डायरेक्टली इस वाली लेक्चर पे लैंड किया है, बेटा तुम यहां से तो देख सकते हो। इसके पहले का सिर्फ उन बच्चों के लिए थे जो जेन्युइनली हमारे लेक्चर प्रोडक्ट परचेस किए, या जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर परचेस किए, और मैं उनको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा हम हर एक दिन रिवाइज करेंगे। बताओ क्या यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई? यस और नो? यस। अब सर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। द डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, मैं आपको एक मूवी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले कॉर्पोरेट विल क्या होता है, कॉर्पोरेट विल क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अब है ना, देखो लिखो गाइस, लिखना शुरू करो। सपोज देयर इज अ कंपनी, एक कंपनी है गाइस। अब जो कंपनी है, क्या कंपनी, मुझे एक बात बताओ, ये है कंपनी, ठीक है। आप मुझे बताओगे क्या कंपनी को हमने बनाया या कंपनी बन गई? कंपनी को हमने बनाया, मतलब कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अच्छा, कंपनी बनी तो कैसी बनी गाइस? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? कंपनी इज नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां से आया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये है गाइस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ पर्सन जिसने कंपनी को बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? प्रमोटर। देयर इज अ पर्सन जिसने कंपनी को ओन किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। और सर देयर इज अ पर्सन जिसने कंपनी को क्या किया है? जो कंपनी को चला रहा है, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डायरेक्टर। क्योंकि देखो कंपनी के पास खुद की आंख कान दिमाग तो नहीं है ना, तो कंपनी एक्चुअली तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें कौन चाहिए? नेचुरल पर्सन चाहिए। क्या समझ में आया? तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन ये लोग अलग है और कंपनी अलग है। यहां पर ये सेपरेट लीगल एंटिटी, वो जो कंसेप्ट है ना, इसने क्या कर दिया? कंपनी को इन तीन लोगों से अलग कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सेपरेट लीगल एंटिटी ने क्या कर दिया? कंपनी को इन तीन लोगों से अलग कर दिया। किस किस से रे? जिसने कंपनी बनाया, जो कंपनी को ओन करता है, और जो कंपनी को चलाता है। ये तीनों लोग अलग है और कंपनी अलग है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का ही दूसरा नाम है गाइस, कॉर्पोरेट विल।
कॉर्पोरेट विल इज अनदर नेम ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये कॉर्पोरेट विल क्या बोलता है? कॉर्पोरेट विल क्या बोलता है कि मान के चलो, अगर आप लिख रहे हो साथ में, मैं अज्यूम करके चलता हूँ गाइस, अगर मान के चलो कंपनी ने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, किसके साथ गाइस? कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के साथ में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, और क्या हो जाता है, अगर कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया गाइस? ब्रीच, मतलब कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय कंपनी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी। तो ये जो थर्ड पर्सन है बेटा, ये थर्ड पर्सन केस किसके ऊपर फाइल करेगा? डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड द प्रमोटर ऑफ द कंपनी? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या बोलता है गाइस? कॉर्पोरेट विल बोलता है कि कंपनी अलग छे और ये लोग अलग छे, कंपनी के कर्मों के लिए वी आर नॉट लाइबल। इसलिए तो हम लोगों ने बोला था कि इन केस ऑफ कंपनी इन लोगों की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? कंपनी अलग है, अगर तुमको केस फाइल करना है तो कंपनी पे करो। जैसे फॉर एग्जांपल वी लर्न क्लासेस, एकत्वम एकेडमी, इन्होंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए कि हम आपको लॉ के लेक्चर देंगे, और आपने पैसे किसको दिए? एकत्वम एकेडमी को। और अगर मैंने आपका लॉ का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया तो बेटा क्या तुम केस मेरे ऊपर फाइल करोगे? एकत्वम क्लास एकेडमी के ऊपर? एकत्वम एकेडमी का है, द रीजन बीइंग आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में एंटर हुआ है? एकत्वम एकेडमी के साथ में, मेरे साथ में एंटर नहीं हुआ है। समझ में आया? तो आई एम डिस्टिंक्ट मतलब पर्सन एंड एकेडमी इज अनदर पर्सन। गाइस समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट विल। लेकिन अगर मैंने इस कॉर्पोरेट विल को मिसयूज किया तो, अगर मैंने कॉर्पोरेट विल को मिसयूज किया मतलब विजय माल्या ने एक बड़ा सारा फ्रॉड किसके नाम पे किया? कंपनी के। अगर आप रिसेंट वाला विजय माल्या का देखो एपिसोड, पॉडकास्ट है ना, विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट शूट किया है जिसमें उसने क्या बोला? आई एम नॉट अ चोर, आई एम नॉट अ चोर। कैसे समझ में आया? ऐसे किसने बोला? विजय माल्या ने बोला है। उसने बोला आई एम नॉट अ चोर। क्यों? क्योंकि जो लोन लिया है वो कंपनी ने लिया है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके लिए कंपनी लायबल है, आई एम नॉट लायबल। बेटा ऐसा किसने बोला? विजय माल्या ने बोला। डोंट यू थिंक कंपनी लॉ के कंसेप्ट के बारे में जहां पर अपन लोग क्लास में बात कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट के बारे में विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में भी बात की है? ऑफ कोर्स। बट विजय माल्या इज द चोर, विजय माल्या इज द चोर। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो? द रीजन बीइंग आपको पता है कंपनी लायबल नहीं, कंपनी की लायबिलिटी रहेगी, आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, इसलिए आपने मिसयूज किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस एग्जांपल को अच्छे से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल सतीश सर मतलब एसबी, और साथ ही साथ में उनकी बीबी। सतीश सर मतलब एसबी और उनकी बीबी मतलब उनकी वाइफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या बनाई? एक कंपनी बना दी, और कंपनी बना के हमने क्या लाए? हमारे कंपनी के शेयर पब्लिक को सेल किए, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को शेयर किए। और जैसे ही हम लोगों ने पब्लिक को शेयर हमारे सेल करना शुरू कर दिए, पब्लिक बहुत ज्यादा खुश हो गई, और पब्लिक ने हमने को भर भर के क्या दिया? पैसा दिया। गाइस भर भर के हम लोगों को पैसा दिया। ठीक है, और इसी पैसे के लेके मेरी नई नई शादी हो गई थी। बेटा मैं और श्रुति कहाँ पर चले गए? हनीमून मनाने के लिए मालदीव चले गए, इधर उधर जमाने भर जगह पे घूम के आए हम लोग। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा पैसा तुमने काय के लिए दिया था? कंपनी के बिजनेस के लिए। और बेटा हमने उस पैसे को काय के लिए यूज किया? हमने उस पैसे को यूज किया गाइस हनी मून के लिए। डोंट यू थिंक यहां पर मैंने आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया है? हाँ। तो आपने बोला सतीश सर आपने गलत इस्तेमाल किया है, हमारा पैसा वापस दो। मैं बोलूंगा मैंने थोड़ी तुम्हारा पैसा लिया, कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी को मंगो। ऐसे ही करके हम लोग फ्रॉड करते चल जाएंगे। अगर आप इस कॉर्पोरेट विल सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज करोगे तो बेटा जो तुम्हारे बीच में पर्दा है, इस पर्दे को हटाया जाएगा।
दिख रहा है पर्दा नीचे से हट गया है, यस और नो? इस पर्दे को हटाया जाएगा और आपको और कंपनी को एक ट्रीट किया जाएगा। मतलब सर कारण वो एक कॉन्ट्रैक्ट, भले कॉन्ट्रैक्ट किसने एंटर किया था? कंपनी ने, लेकिन अब हमने आपको और कंपनी को एक मान लिया, यू आर लाइबल। कंपनी लाइबल मतलब यू आर पर्सनली लाइबल। गाइस समझ में आया? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अनदर बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है? पहले तो समझो कॉर्पोरेट विल क्या, फिर से कॉर्पोरेट विल क्या है। एक मूवी आई थी OMG 2, OMG 2। इसके अंदर पंकज त्रिपाठी ने एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली थी, क्या? जज साहब के सामने उसने बोला था, मैं बोलता हूं ना कभी कभी कुछ चीजें हम लोगों को कहां से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, हम लोगों को मूवी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। उसने एक प्यारी लाइन बोली थी, अगर चालक के गलती से, चालक के गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा किसी का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो किसकी वजह से हुआ है? ड्राइवर की वजह से हुआ है। एक्सीडेंट जिस कार से हुआ वो कार कौन सी थी? वो कार किस कंपनी की थी? टाटा की कंपनी की थी। तो उन्होंने बोला था कि आप केस किसके ऊपर फाइल करोगे? चालक के ऊपर फाइल करोगे या श्री आदरणीय रतन टाटा जी पर करोगे? बताओ मुझे। आप एक टाटा मतलब एक गाड़ी है, ठीक है, व्हीकल है, वो व्हीकल किसकी है? टाटा कंपनी की है ना? उसको चला कौन रहा है? ड्राइवर चला रहा है। और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप केस उस चालक पे करोगे या रतन टाटा जी पे करोगे? आदरणीय रतन टाटा जी पे तो नहीं करेंगे ना, चालक पे करेंगे। दिस इज द कॉर्पोरेट विल। इन्होंने क्या बोला पता है? चालक को मैं रख देता हूं, चालक की जगह पे नाम रख देता हूं मैं कंपनी। कंपनी है ना? कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। तो जस्ट बिकॉज कंपनी ने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, दैट डज नॉट मीन आप शेयर होल्डर के ऊपर एक्शन लोगे। लेकिन लेकिन अगर शेयर होल्डर इस बात का मिसयूज करे, फ्रॉडुलेंट पर्पस से यूज करे, फिर क्या होगा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। और जैसे ही कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया, आपको और कंपनी को क्या माना जाएगा गाइज? एक माना जाएगा, एक माना जाएगा। अब देखो इंडिया में इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इंडिया के बाहर इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग और पियर्सिंग में फर्क क्या है इसको समझते हैं। बेटा लिफ्टिंग मतलब प्यार से उठाना। अच्छा लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल मतलब क्या होता है? बेटा विल का मतलब होता है घूंघट। आपने कुछ देखा होगा ऐसी कुछ महिलाएं होती है, नहीं 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 मुस्लिम गर्ल नहीं है, अगर कुछ महिलाएं आपने देखा होगा तो वो घूंघट के पीछे रहते, जनरली राजस्थानी साइड की महिलाएं। विल का मतलब होता है घूंघट, है ना? घूंघट उठाओगे तो पता चलेगा पीछे कौन है। इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक मूवी का क्लिप बताता हूं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ मूवी के क्लिप के ऊपर भी जाऊं इसके पहले और थोड़ा डिटेल इस चीज को मैं आगे बढ़ा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी कोई पपेट शो देखा है? जल्दी बताओ, यस और नो। मैं एक इमेज यहाँ पे पहले बताता हूँ, उसके बाद में यू विल अंडरस्टैंड। अब जब भी हम लोग कोई पपेट शो देखते हैं, मुझे एक बात बताओ, ये दो पपेट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर मान के चलो इस पपेट के हाथ में क्या है? एक चक्कू है, एक चक्कू के, और आप लोग इस पपेट शो को देख रहे हो, और जैसे ही पपेट डांस कर रहा है आप तालियां बजा रहे हो, वो कोई भी कुछ भी करके बता रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। बेटा पपेट को मैंने आपके आंग पे भेजा और पपेट आपके आंग पे आया और उसने बोला बहुत हंस रहा है रे बोले तू, ची चू ची चू ची चू ची चू, एंड यू आर नो मोर, गेम ओवर। बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या पपेट खुद होके चल सकता है या उसको चलाने वाला चालक पीछे कोई और अलग है? चलाने वाला कोई और है ना। लेकिन क्या है ना, इससे जैसे ही तुम मेरे को बोलोगे, तुम क्या करोगे? तुम पर्दे को हटा के देखोगे कि पीछे कौन है। गाइस समझ में आया? जैसे ही पपेट की बारी आती है, तुम पर्दे को हटा के देखोगे कि पीछे एक्चुअली पीछे में कौन है। मैं आपको बताता हूं, इससे लेके एक एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, इस वाले केस में भले ही हमें पपेट दिख तो रहे यहाँ पे, लेकिन
इस पपेट को चलाने वाले क्या ना, इससे पीछे कुछ लोग हैं, यस और नो? तो एक्चुअली अगर पपेट ने मारा तो एक्चुअली क्या पपेट ने मारा है, पीछे चलाने वाले इंसान ने मारा है? इंसान ने। लेकिन इस इंसान के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हम इनका पर्दा हटाएंगे। देखो ये पर्दा जो है, इस पर्दे को हटना होगा तब जाके पता चलेगा बिहाइंड द घूंघट कौन है। बिहाइंड दी घूंघट कौन है? कैसे समझ में आया? यस और नो? यस और नो? दिस इज द परफेक्ट कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल। हमारे इस, अब सोचो शादी होने के बाद में घूंघट उठाना पड़ता है कि नहीं उठाना पड़ता है? डे वन, यस। इंडिया में प्यार से उठाते हैं। वो गाना नहीं क्या, चोली के पीछे क्या है? तो वो आपको चोली उठाने के बाद में नहीं, मतलब समझो घूंघट उठाने के बाद में ही पता चलेगा। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे ही पर्दे को प्यार से उठाओगे, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इंडिया में इस कंसेप्ट को बोलते हैं लिफ्टिंग। इंडिया के बाहर इसको बोलते हैं पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब बेटा प्यार से उठाना बिठाना नहीं, डायरेक्ट। मतलब क्या? अरे फाड़ के अंदर घुसने का और छीन के बाहर निकालने का। दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग। गाइस समझ में आया? लिफ्टिंग मतलब, पियर्सिंग मतलब, दिस इज पियर्सिंग। चीर फाड़ करके अंदर घुस जाना और बाहर निकालना, दिस इज। अब इंडिया में ऐसी ऐसी हम लोग हरकतें नहीं करते, चीर फाड़ करके निकाल रहे बाहर। प्यार प्यार मतलब समझो तुम मेरी बात को, प्यार से उठाना इज अ लिफ्टिंग। अब जब आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करोगे ना, कंपनी और आप अलग अलग नहीं रहे, यू एंड कंपनी इज वन एंड द सेम। इसलिए देखना हम लोग किंग फिशर स्कैम नहीं बोलते, विजय माल्या स्कैम बोलते हैं, हम सहारा स्कैम नहीं बोलते, हम सुब्रता रॉय स्कैम बोलते हैं, हम लोग ग्रोमोर कंपनी स्कैम नहीं बोलते, हम लोग हर्षद मेहता स्कैम बोलते हैं। आर वी क्लियर गाइस? हम लोग नीरव मोदी स्कैम बोलते हैं। समझ में आया? मतलब जैसे ही आपने स्कैम किया, हम लोग कंपनी का नाम काहे को बीच में लेवे? आपने स्कैम किया, हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करके पीछे वाले व्यक्ति को पकड़ा है। कैसे समझ में आया? तो अब आएंगे और लिखेंगे व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लेकिन ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोलूं इसके पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताना चाहता हूं, ध्यान देना। इस वाली हम लोग मतलब एक मूवी ट्रेलर देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट विल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी कॉर्पोरेट विल मतलब घूंघट उठता है तो शायद आपको शॉक लग सकता है पता चल के, अच्छा तुम इसके पीछे थे। समझ में आ रहा है क्या? देखना इस एडवर्टाइज को, और एडवर्टाइज नहीं मतलब मूवी ट्रेलर को, यू विल अंडरस्टैंड। सब घर वाले ही है। देखो जब पर्दा उठा ना, तब जाके रियलिटी पता चली कि पीछे एक्चुअली कौन है। चोली के पीछे क्या है कब पता चलेगा? जब पर्दे को उठाएंगे। और इस पर्दे को उठाना मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। हमारे इंडिया में इतने प्यार से उठाते तो इसको बोलते हैं लिफ्टिंग, इंडिया के बाहर चीर फाड़ करके निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग। गाइस बताओ क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? यस और नो गाइस? यस और नो? चलो अब आई विल शो यू अनदर एड जहां पर सेम बात लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बारे में की है, ना कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और उसके बाद मैं आपको नोटिंग करा के दूंगा और मैं आप लोगों के साथ में कम से कम 5 से 6 केस स्टडी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के डिस्कस करने वाला हूं इस वाली वीडियो के अंदर। आज का पर्पज ये है कि मैं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल समझा दूं, इससे ज्यादा मुझे आज कुछ भी नहीं पढ़ाना है। क्लियर हुआ? जस्ट होल्ड ऑन। पूरी दुनिया करवट लेती थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था हमारा। तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, आप अपाहिज हो गए, आप चालक पर केस करेंगे कि करेंगे? श्री टाटा चुपा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने 2 मूवी क्लिप का सहारा लिया? माइट भी कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है हमें इन चीजों के लिए, बट क्या आपको ये बात समझ में आई कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट को समझने के लिए? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट विल एंड व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, कॉर्पोरेट विल के बारे में तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इट्स नथिंग बट द सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ शील्ड, इट्स अ फिक्शनल विल दैट प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्ट ऑफ द
कंपनी। कैसे समझ में आया? तो कॉर्पोरेट विल क्या होता है ये यहाँ पे लिखा है। देखो कॉर्पोरेट विल के बारे में क्या बोला है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। मतलब द इंस इट सेग्रीगेट द इनसाइडर फ्रॉम आउटसाइडर, आउटसाइडर अलग है, कंपनी अलग है। इफ समवन क्या है मिसयूज करता है दिस, तो कॉर्पोरेट विल को क्या किया जाता है, डिसरिगार्ड, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। चलो लिखेंगे गाइस, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, हेडिंग डालो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर हमेशा याद रखना, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। और अगर एक बात आपको समझ में आ रहा है, आई एम वेरी स्पेसिफिक व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट, वो होना पड़ेगा एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए, नहीं तो ऐसे ही अच्छे मार्क नहीं मिलने वाले। तो आप लिखेंगे 3 बातें। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे गाइस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर? पहला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब इग्नोर कर देंगे हम लोग एक कंसेप्ट को। बोलो क्या? वेरी गुड, इग्नोर दी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट जो था ना, कंपनी अलग छे, मेंबर अलग छे, भाड़ में गया रे तुम्हारा सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा, डिसरिगार्ड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डिसरिगार्ड दी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिसरिगार्ड दी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? जैसे ही हम बोला ना कंपनी अलग छे और पीछे वाले व्यक्ति अलग छे, हमने इस कंपनी एज अ पर्सन को हटा दिया। क्यों हटाया सर, क्यों हटाया बताओ? टू लुक बिहाइंड द पर्सन हु एक्चुअली इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। लिखेंगे गाइस, टू लुक बिहाइंड द पर्सन हु एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ कंपनी। ये देखने के लिए कि कंपनी को पीछे बैठकर एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है। तीसरा बात लिखेंगे गाइस, तीसरा, कौन करता है रे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट? हम लोग करेंगे, आप लोग करोगे, कंपनी करेगे, या कोर्ट करेगे? कोर्ट करेगे। सो अच्छा, कोर्ट को आप कंपलसरी बोल सकते हैं, ए कोर्ट सुन ना, तेरे को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट की इच्छा है, करेगी तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लिखेंगे इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इच्छा, किस चीज की? वेदर टू लिफ्ट और नॉट कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना है या नहीं करना है, ये इच्छा किसकी गाइस? ये कोर्ट की इच्छा है। एंड फॉलोइंग आर द सम केसेस, फॉलोइंग आर सम केसेस वेयर कॉर्पोरेट विल वाज लिफ्टेड। कुछ ऐसे फॉलोइंग केसेस, नीचे केसेस बता रहा हूं जहां पे कॉर्पोरेट विल क्या हुआ था, हटाया गया था। अब वन बाय वन सारे के सारे केसेस को समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सो यहां तक समझ में आया क्या? अब सर केस लॉ देखना आप लोग, है ना। चलो केस लॉ ध्यान देना, आपको बताता हूँ। पहले ना लिख लेते हैं, देखो, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड दिनशॉ, दिनशॉ, दिनशॉ नाम से एक बंदा था। बेटा ये दिनशा मैनेकजी पेटिट कौन थे, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये दिनशा मैनेकजी पेटिट कौन थे। अगर आप मुंबई में जाओ ना, तो मुंबई के अंदर सबसे पहले जिन्होंने मिल शुरू किया था ना, दैट पर्सन, मतलब जब हम लोग नाम लेते टाटा, अंबानी, बिरला, समझ में आ रहा है, तो इनके साथ में एक रईस आदमी का नाम आता था, दैट इज सर दिनशा मैनेकजी पेटिट। अब सर दिनशा मैनेकजी पेटिट जो थे, ये कब के? वो हर्षद मेहता के समय के फेज वाले लोग। तो इन्होंने मेजोरिटी पैसा कहाँ से कमाया होगा? शेयर मार्केट से पैसा कमाते थे, ठीक है। सो सर दिनशा मैनेकजी पेटिट जो थे, ये है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काफी सारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। और क्योंकि इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, एज अ शेयर, एज अ डिबेंचर लिए थे, तो इनको बहुत ही ज्यादा क्या मिलता था गाइस? इनको बहुत ज्यादा मिल लगता था, आता था डिविडेंड। इनको बहुत ज्यादा क्या मिलता था? इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है?
अब जो इन्होंने डिविडेंड कमाया, जो इन्होंने इंटरेस्ट कमाया, कैन आई से इट इज अ इनकम। ये क्या है इनकी इनकम। एंड यू नीड टू पे व्हाट इनकम टैक्स। बेटा ये तो आपकी क्या हो गई इनकम हो गई, लेकिन इसके ऊपर आपको क्या पे करना है इनकम टैक्स पे करना है। बेटा सर दिनशा मैनेक जी पेटेड बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए थे व्हेन इट्स कम टू कि आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो ही डिसाइडेड यार मैं कमाई करूं, मैं मेहनत करूं और तुम टैक्स लेके जा रहे मेरे से। मतलब मैंने कमाया 10 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तुम लेके गए, 30% मेरे हाथ में रहे 7 लाख रुपए, 3 लाख तुमको काय को रहे। उनको नहीं समझ में आ रहा था। व्हाट ही डिड, इन्होंने in order to avoid tax, to avoid tax he form a 4 company। इन्होंने 4 नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की। कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 एंड गाइस कंपनी 4। इन्होंने 4 कंपनी खड़ी कर दी किसने सर दिनशा मैनेक जी पेटेड ने। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या कर दिया अपने जितने भी शेयर्स थे इस कंपनी के, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी ना, उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। सेल हिज इन्वेस्टमेंट, सेल हिज इन्वेस्टमेंट टू कंपनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या अब सर दिनशा मैनेक जी के पास कोई भी सिक्योरिटी है? आंसर इज नो। अब वो शेयर्स किसके पास है? कंपनी के। बेटा कंपनी के शेयर्स अब है इनके पास। बताओ अब जो डिविडेंड इनकम आएगा वो किसको मिलेगा? अब जो डिविडेंड आएगा वो किसे मिलेगा? बेटा अब जो डिविडेंड आएगा वो इन्हें मिलेगा। तो कंपनी अब जो डिविडेंड दे रही वो इन कंपनियों को दे रही है। समझ में आ रहा है? तो अब जैसी ही बात आई दिनशा मैनेक जी पेटेड, इनको कुछ डिविडेंड मिल रहा है क्या? ही इज नॉट गेटिंग एनी डिविडेंड। डिविडेंड जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है। अब सीन क्या हुआ, सर दिनशा मैनेक जी ने ये जो कंपनी को इनकम आ रहा है, सुनना, हर एक कंपनी को इनकम आया कितना? 2,50,000 चारों कंपनी को। चारों कंपनी ने बता दिया हमारा एक्टिविटी, हम लोग पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं और कहीं पे इन्वेस्ट भी करते हैं। जो भी पैसा आया इन्होंने लोन के नाम से किसको दे दिया? सर दिनशा मैनेक जी पेटेड को, इन द नेम ऑफ लोन। मतलब जो भी इनको इनकम आया 10 लाख रुपए इन्होंने पीछे वापस किसको दे दिया? सर दिनशा मैनेक जी पेटेड। अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताना, ये एकदम बेसिक बात बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं आपको। मान के चलो सतीश सर, बेटा सतीश सर ने अपने लेक्चर सेल किए और लेक्चर सेल कर कर जो मुझे पैसा मिला, क्या मैं इसको मेरी इनकम बोल सकता हूँ? हाँ या ना? यस। और क्या इस इनकम पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? हाँ। अब अगर मानो सतीश भाईती ने क्या लिया? लोन लिया। किससे? किसी बैंक से। मुझे बताओ यहां पर भी पैसा आ तो रहा है, लेकिन ये मेरा पैसा या किसी और का पैसा है? किसी और का है। मुझे ये पैसा भी देना है, इस पे इंटरेस्ट भी देना है, इसलिए क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। अब तुम सोचना, पहले सर दिनशा मैनेक जी पेटेड के पास जो इनकम आ रही थी उन्होंने क्या कर दिया? वो कंपनी को दे दिया, इनकम मेरी नहीं किसी और की, और उसके तरफ से लोन के नाम में ले लिया। लोन के ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं है। डोंट यू थिंक सिर्फ आपने अपनी इनकम को शिफ्ट कर दिया और जिनके पास शिफ्ट किया उनसे क्या ले लिया? लोन के नाम में ले लिया, और लोन पे तो टैक्स लगता नहीं है। पहले आपके पास पैसे डायरेक्टली आ रहे थे, अब आपके पास पैसे घूम कर आ रहे हैं, और क्योंकि पैसे डायरेक्टली आते थे तो तुमको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। पैसे घूम कर आ रहे हैं तो तुमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। डोंट यू थिंक इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने एक कंपनी को जन्म दिया है। डोंट यू थिंक यहां पर कंपनी को बनाने का पर्पस था अवॉइड अ टैक्स, अवॉइड अ लीगल ड्यूटी। समझ में आ रहा है क्या? सो पहला कारण यहां पर क्या हुआ बेटा, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बात पता चली, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि आपने तो गलत कार्य किया। बोले मैंने कहां पे किया? मैंने तो कंपनी से लोन लिया। बोले कंपनी क्यों बनाया? टैक्स को अवॉइड करने के लिए। डोंट यू थिंक यहाँ पे पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज टू अवॉइड द टैक्स। ऐसे केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा
और बेटा कंपनी को मिला हुआ पैसा आप ही का पैसा माना जाएगा एंड यू आर लायबल फॉर टैक्स अमाउंट। कैसे समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको और कंपनी को एक ट्रीट किया गया, यू एंड द कंपनी आर कंसिडर एज वन एंड द सेम। कैसे समझ में आया? तो आपके सिलेबस में किस लॉ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके सिलेबस में सिर्फ ये लाइन है। क्या? पहला कारण, टू अवॉइड टैक्स पेमेंट ड्यूटीज। ये कौन सी ड्यूटी की बात कर रहे हैं गाइस? एग्जाम्पल, कस्टम ड्यूटी है ना, या कुछ भी जो आपको पेमेंट करना है, इसके लिए अगर तुमने कंपनी में बनाया तो यहाँ पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका पहला कारण। सर दूसरा कारण बताओ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। ध्यान देना, एकदम आराम से फोकस करना। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड, एक कंपनी थी गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड। गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी थी, जस्ट होल्ड ऑन ना, लेट मी चेक। हाँ, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड। और बेटा गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड के पास एक एम्प्लॉय था, इसका नाम था मिस्टर हॉर्ने। मिस्टर हॉर्ने, हॉर्नी वॉर्नी मत लिख देना एग्जाम में, है ना। मिस्टर हॉर्ने इसका नाम था। अब सीन क्या हुआ, कंपनी ने इसको अपॉइंट किया अपनी कंपनी में और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। इस कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नंबर 9 में लिखा हुआ था क्या, कि जब भी आप कंपनी को रिजाइन करोगे तब आप हमारे कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करोगे। मतलब आप हमारे कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करोगे, हमारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करोगे, चुराओगे नहीं। कैसे समझ में आया आप लोगों को? आप हमारे कंपनी में हो तब तक आप हमारे कस्टमर से बात करो, आप कंपनी छोड़कर चले गए ना, फिर कस्टमर को कॉल करना, खुद का बिजनेस चालू करना, ये सब धंधे अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते, ये बिल्कुल भी मत करना। ऐसा किसने बोला? कंपनी ने लिखा अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टर हॉर्ने के साथ में। अब सुनना, मिस्टर हॉर्ने ने कंपनी को दिया रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर लिख कर दिया किसको? कंपनी को, कि ठीक है मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद में इसने क्या किया, क्योंकि अब ये खुद का बिजनेस चालू कर रहा था और ये चाहता था कि कंपनी के कस्टमर मुझे आने चाहिए, लेकिन क्लॉज में लिखा था कि आप हमारे कंपनी के कस्टमर के साथ में क्या नहीं कर सकते हो, कांटेक्ट रख नहीं सकते हो। इसको अवॉइड करने के लिए, इस क्लॉज को अवॉइड करने के लिए ही फॉर्म अ न्यू कंपनी। इसने क्या बनाया, एक न्यू कंपनी का जन्म दिया और इसके थ्रू इन्होंने कस्टमर को अपने पास खींचा। जैसे ही गिलफोर्ड मोटर कंपनी को पता चला कि भाई साहब हमने तो इसको बोला था हमारे कस्टमर मत छीनना, इसके ऊपर जाके केस फाइल कर दिया। कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया, ये बोलकर इसको बोला था कि हमारे कस्टमर को मत छीनना। ये क्या बोलता है, साहब मैंने कस्टमर को नहीं छीना है, कस्टमर को कंपनी ने छीना है। बोले कंपनी तो तेरी है, कैसी बात कर रहे साहब, कंपनी अलग छे, मैं अलग छे। दिस इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया कंपनी ने किया, कंपनी अलग है और मैं भी अलग हूं। ऐसा किसने बोला? मिस्टर हॉर्ने ने बोला। अब सुनना, कोर्ट ने क्या बोला, द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। तुमने कंपनी क्यों बनाई? कि जो तुम्हारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन थे ना, आप उसको अवॉइड करना चाहते थे। एंड देयरफॉर यहां पर आपको और कंपनी को एक ट्रीट किया जाता है। मतलब सर हटा दो, बोले कॉर्पोरेट क्या, कॉर्पोरेट विल,
मतलब जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर थे वही रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर आ जाएंगे, कंपनी के ऊपर। आपको और कंपनी को हमने एक मान लिया, एक मान लिया। गाइस समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर जो यहाँ पे क्या था सेकंड पॉइंट, द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी is to avoid legal obligation। लीगल ऑब्लिगेशन तो तुम्हारे ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से आए थे ना, उसको हटाने के लिए जो तुमने क्या किया यहाँ पे कंपनी बनाया है। समझ में आ रहा है ये सुनो। तो यहाँ पर भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सिचुएशन नंबर 3। सर सिचुएशन नंबर 3 में क्या हुआ समझना, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड डैमलर कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी थी डैमलर कंपनी लिमिटेड, और देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी लिमिटेड। तो ये दो कंपनी थी, साथ ही साथ में सारे केस लॉ लिखते चल जाना, ठीक है। एक कंपनी थी डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी लिमिटेड। सर डैमलर कंपनी कहाँ की थी, इंग्लैंड बेस, इंग्लैंड में बनी थी। और कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी भी इंग्लैंड बेस थी। अब ये जो रबर टायर कंपनी ना, ये अपने टायर, इसका बिजनेस था टायर सेल करने का, लेकिन ये टायर कहाँ से लेते थे, डैमलर कंपनी से। तो बेटा डैमलर कंपनी ने क्या किया, टायर सप्लाई किए, किसको, कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी लिमिटेड को। अब प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर्ड। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया बेटा, कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से। सॉरी हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। अरे बोले तुमने टायर तो लिए ना, हाँ मानते हमने टायर लिए, लेकिन हम आपका पेमेंट कर नहीं सकते। मैटर वेंट टू कोर्ट। मैटर कहाँ चले गया गाइस, कोर्ट के पास। जैसे ही मैटर कोर्ट के पास गया, डैमलर कंपनी ने बोला हमने आपको टायर बिके कि नहीं बिके। कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी बोली हाँ आपने हमें टायर बिके। क्या आपके हमारे पैसे देने के बनते कि नहीं बनते, बोले हाँ देने के बनते। तो क्या आपने हमारे पैसे दिए कि नहीं दिए, बोले नहीं दिए। क्या आप हमारे पेमेंट देना चाहते हो, नहीं देना चाहते, बोले नहीं देना चाहते। बोले क्यों, क्योंकि बोले तू जो डैमलर कंपनी है ना, बोले हाँ तू सब्सिडरी कंपनी है, मतलब तू किसी का बेटा है। किसकी, द कंपनी बेस्ड ऑन जर्मन, एक जर्मन कंपनी है, उस जर्मन कंपनी की तू क्या है, सब्सिडरी है। मतलब तेरे सारे ऑल शेयर होल्डर जर्मन के हैं, तेरे कंपनी के सारे डायरेक्टर जर्मन के हैं, तेरे कंपनी के अंदर 100% कैपिटल भी जर्मन का लगा हुआ है। तो बोले प्रॉब्लम क्या है, अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हमारे देश में और तुम्हारे देश में क्या हो गया, वॉर डिक्लेयर हो चुका है। अरे बोले ठीक है ना, वो कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसने बनाया और जो है दोनों भी अलग है। जो सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको क्या, तुमने हमको इधर क्या लिखा वाला है, बोले हम आपको पैसे देंगे, डन। फिर उस पैसे से आप बॉम्ब बनाओगे जर्मन में ले जाके, क्योंकि जो भी पैसा आएगा तुम जर्मन में भेजोगे, उसका बॉम्ब बनाओ और हमारे टांग पे डालो, मतलब हमारी मिल ली हमको ही मैं हूं। इसलिए बच्चों यहां पर हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर इन दोनों भी कंपनी को कैसे ट्रीट किया, वन एंड द सेम। मतलब सर यहां पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट क्यों हुआ, टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कभी कभी हम लोग कॉर्पोरेट विल को हटाते और देखते पीछे ये हमारी इंडिया क्या है, एलियन एनिमी है या एलियन फ्रेंड है। एलियन मतलब परदेश वाला, मतलब किसी और देश का,
एनिमी मतलब दुश्मन और फ्रेंड मतलब दोस्त। जब भी दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर होता है तो वहां के लोग और हम लोग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एलियन एनिमी बन जाते हैं। कैसे समझ में आया आपको? तो मैंने आपको 3 कारण बताए जहां पे लिफ्टिंग विल, कॉर्पोरेट विल क्या होता है, लिफ्ट होता है। आ जाओ पॉइंट नंबर 4, कितना 5, अवॉइड, टू अवॉइड। अब आप कॉर्पोरेट विल क्यों कर रहे हो? टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेचर, टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेचर। सर इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ कंपनी 1 एंड देयर इज अ कंपनी 2। एक कंपनी 1 है और एक कंपनी 2 है। कंपनी 1 ने क्या किया? कंपनी 1 ने कंपनी 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी 2 कंपनी 1 को क्या देती होगी गाइस? डिविडेंड। और जैसे ही कंपनी 2 ने कंपनी 1 को डिविडेंड दिया, आपको नहीं लगता कंपनी 1 का क्या बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। जैसे कंपनी 1 का इनकम बढ़ना शुरू हुआ, अब जो कंपनी 2 है, सुनो कंपनी 1 है, कंपनी के 1 के कुछ दिन दिहाड़ी मजदूर मतलब वर्कर्स, इनको चाहिए था बोनस। हर साल कंपनी को क्या देना पड़ता है? बोनस। और बेटा जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा बोनस बनता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब जैसा इनकम बढ़ेगा तो बोनस तो देना पड़ेगा ना। इस कंपनी ने क्या किया? दिस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड द न्यू कंपनी। इन्होंने रजिस्टर की न्यू कंपनी एंड ट्रांसफर कर दिए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, किसको दे दिया? न्यू कंपनी। अब डिविडेंड किसको मिलेगा? न्यू कंपनी को। ये कंपनी बोलती है मेरे पास तो इनकम ही नहीं है। बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमने जो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट किया है, न्यू कंपनी को बनाया, इसका पर्पस क्या था? टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। तुमको इनको बोनस नहीं देने का था ना, इसलिए तुमने कंपनी बनाया। दिस केस स्टडी, इसको, इस केस स्टडी का नाम है वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री। अब बच्चा क्या करता है, कभी कभी एसोसिएट इंडस्ट्री रबर लिखता है, गलत है वो। एसोसिएट रबर इंडस्ट्री अपना सीए के अंदर, सीएमए के अंदर क्या आता है? ऑल इंडिया रैंक, बराबर। तो अब क्या कर, ऑल इंडिया रैंक AIR की जगह पे ARI लिख, एसोसिएट रबर इंडस्ट्री। ठीक है, एसोसिएट रबर इंडस्ट्री, AIR नहीं ARI, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या किया? टू अवॉइड अ वेलफेयर लेजिस्लेचर आपने क्या बनाया? कंपनी बनाया। पॉइंट नंबर 6, sometime one company act like agent for another company। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए एजेंट बोल के काम करती है। तो बेटा एजेंट कभी भी अपना कोई अस्तित्व रखता ही नहीं है। एग्जाम्पल पहले मैं तुमको बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ओला। एक कंपनी का, इस क्या? ओला। इस, अब हमारे पास गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, मित्रों पुण्यावासियांनो माझा नमस्कार। है ना बेटा? पहचानो इस व्यक्ति को, कौन नहीं है? क्या ड्राइंग बनाते हो सर, जबरदस्त। मित्रों कल रात 12 बजे हमें पता चला इस दुनिया में लोगों को काम करना तो आता है लेकिन काम मिलता नहीं है। तो मित्रों
हमने डिसाइड किया है, मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों को यह बताते हुए हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इस बार ये मोदी की सरकार 1000 गाड़ियां फ्री में दे रहा है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूं, जब हमने फ्री में बोला है, ना मोदी ना शाह कोई भी 1 रुपया नहीं लेगा। अरे भाई साहब, इन्होंने एक स्कीम लाई क्या, अगर हम लोग नए नए स्टार्टअप वाले लोग हैं और हमारे पास हमें बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए हमारे पास इनिशियल फंड नहीं है, तो बोले टेंशन नको लो, तुम्हारा टैक्सी का धंधा शुरू करो, तुमको 1 गाड़ी फ्री में मोदी देगा, मोदी तुमको 1 गाड़ी देगा बोले फ्री में। ऐसे है ना, वो 8 चाहिए नहीं, चलो जान दो बेटा। 1 गाड़ी कौन दे रहा है अपने को फ्री में? मोदी दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है। ओला ने अप्लाई किया सबसे पहले, ओला ने सुनो सुनो सुनो, हमारे पास हमारी कंपनी की 1 भी गाड़ी नहीं है, प्लीज 1 गाड़ी हमको भी दे दो। मोदी जी ने मना कर दिया मित्रों। काहे सर, क्यों मना कर दिया? बोले सॉरी, आपको हम लोग गाड़ी नहीं दे सकते। क्यों? हमने बोला गाड़ी सिर्फ उनको मिलेगा जिनका न्यू स्टार्टअप है, जिनके पास पैसों का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यू है, जो सेटअप है, जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, उनको हम लोग मदद नहीं करने वाले। बोले ओला बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेटा ओला ने क्या कर दी, छोटी छोटी कंपनियां बना दी। कितनी सर? 50। मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब अरे 5 ऊपर लिखी, मल्टीप्लाई बाय 10, 50 हो गया ना। 50 कंपनी छोटी छोटी बना दी। सर एक कंपनी को बनाने के लिए कितना जा रहा है? मात्र 15,000 रुपए। एक कंपनी को बनाने के लिए 15,000 जा रहा है, लेकिन एक कंपनी अप्लाई करेगी, न्यू कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, बताओ उसको कितने की गाड़ी मिलेगी? कहने से 10 लाख की गाड़ी मिलेगी। 15,000 का खर्चा, 10 लाख का फायदा। ओला ने चलाया दिमाग। डोंट यू थिंक गाइस, क्या ओला एलिजिबल थी? क्या ओला एलिजिबल थी कार के लिए? आंसर इज नो, ओला इज नॉट एलिजिबल। इसलिए ये जो डायरेक्टली नहीं करती, उसको इनडायरेक्टली करने की क्या कर रही है? कोशिश कर रही है, इनडायरेक्टली करने की कोशिश कर रही है। तो बेटा डोंट यू थिंक, जैसे ही ये बात मोदी जी को पता चलेगी, बेटा इन कंपनियों को भी क्या बोल देंगे? सॉरी, नन्ना नन्ना ना रे, ना जी ना, हम आपको क्या नहीं देंगे, हम आपको हमारे कार नहीं देंगे। क्यों? बोले आप किसी और कंपनी के लिए बने हो ना, मतलब द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है? जो ये नहीं कर सकता है वो आप करना चाहते हो। अरे नहीं, बोले सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अलग है, हम अलग है। नहीं, यहाँ पे यू आर एक्टिंग लाइक अ एजेंट ऑफ अनदर कंपनी, एजेंट ऑफ अनदर कंपनी। गाइस समझ में आया? तो या इसके लिए बेटा जो आप डायरेक्टली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा और आपको और इन कंपनी को एक माना जाएगा। गाइस बताओ, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो? तो अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब कब होता है? ठीक है, देखो सर दिनशा मैनेजी पेटेंट का केस लॉ दिया है, तो यहाँ पे फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट अगर कर रहे हो आप, तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा। सर ये जॉन्स वर्सेस लिपमैन वाला केस क्या था, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इस केस में क्या हुआ था, दिस मिस्टर ए ने अपना प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी प्रॉपर्टी को आपको अच्छा चलो ना यार, मैं बता ही देता हूँ। मेरे लिए क्या है, मैंने सारे केस स्टडी पे स्टडी किया हुआ है। देखो हाँ, जॉन्स वर्सेस लिपमैन का केस समझना इस केस में क्या हुआ था। तो देयर इज मिस्टर ए, जॉन जॉन अपनी लिपमैन जो था, लिपमैन क्या था, अपनी प्रॉपर्टी, ये देखो घर है, झाड़ है, पीछे सूरज है, आसमान है, समझ में आ रहा है? और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? गोवा के ब्रिज पे। इसने एग्रीमेंट टू सेल किया कि मैं मेरी प्रॉपर्टी 1 महीने के बाद तेरे को सेल करूंगा। कितने रुपए में? 2 करोड़ रुपए में। फिर मिस्टर लिपमैन को पता चला, अरे रे 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 रे,
ये प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 10 करोड़ और मैंने साले प्रॉमिस कितना का कर दिया 2 करोड़ का, इसमें तो अपना घाटा हो गया। इमीडिएटली टू अवॉइड दिस ट्रांजेक्शन इन्होंने एक कंपनी बनाई और इस प्रॉपर्टी को इसको सेल कर दिया। इसको बोले तेरे साथ में तो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ था ना, इसके साथ में सेल हो चुका है, कंपनी को हमने सेल कर दिया, हाँ मैं तेरे को डैमेजेस पे कर दूंगा। ठीक है सुनो, डोंट यू थिंक यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आएगा कि तुमने जो कंपनी को बनाया इसका पर्पस क्या था, टू अवॉइड एग्रीमेंट, सो कंपनी इज क्रिएटेड टू अवॉइड ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस से बनाया, यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा, आपको और कंपनी को एक ही माना जाएगा। नाउ कंपनी इज लायबल कि उनको ये प्रॉपर्टी को आगे सेल करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हमने देखा था डैमलर कंपनी वाला, एक कंपनी टायर सप्लाई कर रही है, दूसरी कंपनी रबर, है ना। आ जाओ, मैंने आपको सिर्फ बताना है कि हम लोगों ने कवर किया है। तो पहला इम्प्रॉपर कंडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर किया है टू कंपनी टू इवेट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शेम और फेक कंपनी, यहाँ पे गिल्फर मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने, आपने एक कंपनी बनाई जस्ट टू सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ अनदर, है ना यहाँ पर। इसके बाद में अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो बेटा इन दैट केस, जैसे आपको बोल सकते हो यहाँ पे एक केस अपन ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप डैमलर कंपनी का केस ले सकते हो, क्योंकि फॉरेन व्यक्ति के साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो जिस कंट्री के साथ में तुम्हारा वॉर डिक्लेयर हुआ है। अनकवर द ट्रू आइडेंटिटी, पीछे कौन व्यक्ति है इसको समझने के लिए। डिटरमाइन द रेसिडेंस कैरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डैमलर का केस लॉ। अवॉइड द टैक्स, सर दिनशा बनर्जी का केस लॉ। और प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। ठीक है ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, कौन सी, डन। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया आपका। तो सर वो एजेंट वाला यहाँ पे तुम लिख सकते हो, व्हेन कंपनी एक्ट लाइक एजेंट ऑफ अनदर, अगर कंपनी किसी का एजेंट बोल के काम कर रही है तो उस कंपनी के एजेंट वाली आइडेंटिटी को हटा के देखो पीछे कौन है। समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। बेटा अब सुनना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में केस आया तो हम लोग लिखेंगे क्या, अगर केस स्टडी आता है। पहले तो आंसर लिखते कैसे हैं समझना इस बात को। सबसे पहले अगर केस लॉ आपके सामने आता है, केस लॉ को हम लोग किस तरीके से आंसर करेंगे। सबसे पहले जब भी केस लॉ को आंसर करो, एक केस लॉ बना दूं क्या यार तुम लोगों के लिए, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है चलो एक काम करता हूं, मैं आपको 2 केस स्टडी यहीं पे बनाते हैं और मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली केस लॉ के आंसर लिखते कैसे हैं। ठीक है एकदम आराम से फोकस करना। जस्ट होल्ड ऑन, आई टेल यू हाउ टू राइट द आंसर। ठीक है मानो एक केस स्टडी आया तुम्हारे केस में कि देयर इज अ कंपनी ABCD डांस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी गाइस ABCD डांस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये चारों भी कहीं पे जा रहे थे एंड इनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और सब लोगों की डेथ हो गई। ठीक है अब बताओ क्या कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। मान के चलो ये केस लॉ आपके एग्जाम में आ गया, हाउ यू विल गोइंग टू आंसर दिस केस लॉ। इस केस लॉ का आंसर कैसे करोगे, और देखना हमेशा एक बात खुद पे विश्वास रखना। ठीक है सबसे पहले टारगेट क्या रखना चाहिए, हम लिखेंगे सर प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ। सर जैसे ही प्रोविजन ऑफ लॉ लिखे उसके बाद में हम लिखेंगे फैक्ट ऑफ केस, और हमेशा याद रखना फैक्ट ऑफ केस ज़्यादा में ज़्यादा 1 या 2 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा आपका फैक्ट ऑफ केस नहीं होना चाहिए। ठीक है तीसरा आपको लिखना है एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है अब देखो सर प्रोविजन ऑफ लॉ में क्या लिखोगे बताओ, परपेचुअल सक्सेशन। फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखोगे कि भाई साहब सारे के सारे दोस्त मर गए, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है या नहीं। और उसके बाद में एनालिसिस कंक्लूजन में कंपनी तो कंटिन्यू करेगी, कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है। तो प्रोविजन ऑफ लॉ, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है प्रोविजन ऑफ लॉ का, यहाँ पर कंसेप्ट है। तो हम लोग सबसे पहले इस कंसेप्ट को लिखेंगे। मैं ना पेन चेंज करता हूँ पहले तो। ठीक है चलो शुरू करते हैं। आप लिखोगे
देखो मैं अगर होता तो मैं कैसे लिखता, प्रोविजन ऑफ लॉ, यहां पे मेरा शुरू हुआ आंसर टू क्वेश्चन 1A, आंसर टू क्वेश्चन 1A, प्रोविजन ऑफ द लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ में क्या लिखेंगे हम लोग, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में। क्या आप क्या लिखोगे, कंपनी इज आर्टिफिशियल person which is created by process of law। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके प्रोसेस से क्रिएट किया है, प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज intangible, invisible, कंपनी क्या है, intangible, invisible, but it exists in eyes of law। ये किसके नजरों में एग्जिस्ट करती रही कंपनी, इन द आइज ऑफ लॉ। अब हमेशा ये पॉइंट दिया करो, इसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सन लिखाना अंडरलाइन, क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ लिखाना अंडरलाइन, एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ लिखाना अंडरलाइन। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, उसके पास समय नहीं, अगर तुम अंडरलाइन नहीं करोगे वो सारी लाइन पढ़ते बैठेगा, शायद इधर तुम्हारी कुछ इंग्लिश वाली मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को वो ध्यान में रखेगा, अरे ढोकले ने गलत लिखा, समझ में आ रहा है क्या। और बेटा तुम्हारे मार्क, इसलिए उसको वो दिखाओ जो तुम्हारा बेस्ट है, ना कि वो उसको जो देखना है उसको दिखा, भाई ये देख मेरा आंसर में जो तेरे को देखना है, ठीक है। तो इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ, इट इज इंटेंजिबल, इनविजिबल, इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे गाइस अपन यहाँ पे, अब लिखेंगे गाइस, ठीक है। कंपनी बिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ना। यहां पर अब परपेचुअल सक्सेशन के 3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। क्या, सबसे पहले दैट मेंबर may come and member may go but company goes on forever। दूसरा, the death, insolvency and insanity of member does not affect status of company, and company being created by law, its existence come to end by process of लॉ ओनली। इसका एग्जिस्टेंस भी कैसे खत्म हो जाएगा, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे ही लिख कर हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लो यार, है ना। इट्स अ मेंबर मे कम गो फॉर एवर, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ कंपनी, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, नहीं तो क्रिएटेड बाय लॉ को नहीं करना होगा तो एग्जिस्टेंस कम टू एंड बाय लॉ। क्या समझ में आया, उसको याद दिलाओ कि ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड देख मैंने यहाँ पे क्या करके रखे, अंडरलाइन, जो तेरे एक्सपेक्टेड थे। अब लिखेंगे फैक्ट ऑफ केस। फैक्ट ऑफ केस इज अ मैंडेटरी और ऑप्शनल। पहली बात, इट इज अ ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट इज अ चेरी ऑन द केक। आपकी केक को डेकोरेट करता ही है। चेरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं अपन केक नहीं खाएंगे, हम ऐसे हाउले हैं, हम लोग खाएंगे। तो तुमने अगर फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखा, हाथ में समय नहीं बचा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर सुनो ना, अगर लिखोगे
तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तुम सच धज के बैठोगे तो सामने वाले को भी मजा आएगा। ऐसे मुंह उठा के आएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सज धजना इज अ चेरी ऑन द केक, दैट इज फैक्ट। तो यहाँ पे सिंपल लिखो ना, एकदम कम, ऐसा नहीं कि जो पूरा केस दिया है वो पूरा का पूरा तुमने रिपीट करने का है। इसको बहुत स्मार्टली लिखो। कैसे लिखेंगे सर इसको? दैट ऑल द members of company dies in car accident। खत्म। इससे ज्यादा मत लिखो ना, लेकिन लिखो, दिखने दो कुछ तो है, जो माल देखने का है। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ तो रहने दो। आगे फिर क्या लिखेंगे अपन? एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन में एक प्यारी लाइन लिख देना, है ना, कंसिडरिंग fact of case and in the light of given provision of law। मैं भले ही यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा, प्रोविजन ऑफ द लॉ, कहीं पे मैंने कंपनी को CO डॉट लिखा। आपको ये नहीं करना यार। मैं बीइंग अ टीचर मैंने सब कुछ हर एक पेपर में एग्जाम्पशन लाया है मेरे लॉ के। तो मेरे लिए तो ये फॉर्मेलिटी है, तुम्हारे लिए ये क्या है बेटा? तुम्हारे पास और फेल का सवाल है, ठीक है। सो कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ द केस इन द गिवन प्रोविजन ऑफ द लॉ, है ना, इवन इफ ऑल member dies in car accident, it will not affect existence of company। इसको कंपनी का एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑल मेंबर डाइज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे गाइस और थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। कंपनी के जो शेयर है वो कैसे ट्रांसफरेबल। इट विल सो legal representative of all member become new member of company। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो क्या बन जाएंगे? वो नए मेंबर बन जाएंगे कंपनी के, है ना। एंड एज परपेचुअल सक्सेशन से, परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है गाइस? The death, insolvency, insanity of the member does not affect the status of company। लिखो, कंक्लूड करो। बेटा जब तुम इस तरीके से आंसर लिखकर किसको दोगे? एग्जामिनर को दोगे। बताओ कहाँ पे स्कोप बचता है मार्क कट करने का? नो स्कोप एट ऑल। मार्क कट करने का कहीं पे स्कोप बचता ही नहीं है। सो मेक श्योर, मैंने आपको तो एक जस्ट क्वेश्चन लिख के बताया। आपके पास सिर्फ क्या होने चाहिए? आपके पास पॉइंट होने चाहिए दिमाग में। क्या? कुछ नहीं, परपेचुअल सक्सेशन के 3 पॉइंट तो लिखोगे। Member may come, member may go, company goes on forever, the death, insolvency, insanity of the member does not affect the status of the company। The company is created by process of law, it exists in the eyes of the law। समझ में आया? कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम टू एंड बाय प्रोसेस ऑफ द लॉ। फैक्ट ऑफ द केस, इवन इफ ऑल मेंबर डाइज ड्यूरिंग द कार एक्सीडेंट, व्हाट अबाउट द परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी? नीचे लिख दो, कंसीडरिंग द फैक्ट ऑफ द केस इन द गिवन प्रोविजन ऑफ द इन द लाइट ऑफ द लॉ, इट इज कंसीडर दैट द कंपनी बीइंग अ परपेचुअल सक्सेशन, इट डज नॉट अफेक्ट। कभी भी वो ये नहीं होना चाहिए जो मैंने लिखा वही मैं रिपीट बोलूं। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल अपनी भाषा में लिखो। इट इज क्या है? द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द कंपनी। इवन इफ ऑल मेंबर डाइज, द कंपनीज एग्जिस्टेंस डज नॉट कम टू एंड एज द कंपनी बीइंग अ परपेचुअल सक्सेशन। द शेयर ऑफ द डेड डाइड, क्या बोल सकते हैं, मेंबर हु डेड, उसके विल बी ट्रांसफर टू ट्रांसमिशन, बिकॉज सेक्शन नंबर 44 से शेयर आर द मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे क्या यार, अपनी लैंग्वेज में लिखो ना। अगर तुम इतना भी लिख देते हो, इजीली यू कैन सिक्योर द मार्क, इजीली। अगर आप रट्टा पोपट बनोगे ना, रट्टा पंची करोगे ना बेटा, नहीं होगा। मानो मेरी बात को, ठीक है।
सो मेक श्योर अपनी तरीके से आंसर को डेवलप करना शुरू कर दो। अब जैसे ही अपने डेमो लेक्चर खत्म हो जाएंगे और आपको रेगुलर लेक्चर शुरू होने आएंगे ना बेटा, मैं आपको हर दिन एक एक क्वेश्चन देते जाऊंगा जिसके आंसर आपने लिखने हैं। अब तुमने मेरे जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, अब मैं क्या करता था मेरे केस में, मैं तुमको बताता हूँ, मेरे पास इसके सजेस्टेड आंसर भी होते हैं। तो मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन दूंगा साथ ही साथ में मैं आपको उसके सजेस्टेड आंसर भी दूंगा। अब आप लोग क्या करो, ये आंसर को पढ़ना, बाजू में सजेस्टेड आंसर को रखना। अब तुम उसमें से क्या करोगे, एक रेड पेपर पेन लेके बैठना है ना, शायद तुमने कोई शब्द गलत लिखा, उसको गोल कर दो कि गलत है। तुमको लगता है तुमने कुछ मिस कर दिया, नीचे एक हेडिंग लिखो रेड पेन से, नोट। यहां पे लिखो क्या क्या तुम्हारा मिसिंग था, क्या क्या वर्ड। अच्छा तुमको लगता है ये ट्रांसफर नहीं लिखना चाहिए था, सर यहां पर हमको ट्रांसमिशन लिखना चाहिए था, वहीं पे उसको गोल करके रेड अक्षर में सही वर्ड लिखो। समझ में आ रहा है? अब आपके पास एक ऐसा आंसर रेडी हो चुका है जहां पर आपकी गलतियां भी सामने लिखी है, क्या मिस आपने किया ये भी नीचे लिखा हुआ है, और कहां पर कोई गलत शब्द है उसके जगह पे करेक्ट शब्द क्या था ये भी आपके पास लिखा हुआ है। दिस इज हाउ यू शुड इवेल्युएट योर सेल्फ। समझ में आ रहा है? एक समय तक लोग आपको इवेल्युएट करेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों के भरोसे। जब आप खुद को इवेल्युएट करना शुरू कर दोगे तब आप खुद के भरोसे जीना शुरू कर दोगे। ठीक है? सो गाइज आज के लिए इतना सब कुछ मेरे तरफ से। मैं एक बार पूरी चीजों को क्या कर देता हूं, आप लोगों को सम अप कर देता हूं। आज हमने क्या पढ़ा गाइज, एक बार स्टार्टिंग से। कंपनी मतलब क्या रे, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया either by itself or either by through its agent, either by physically or through electronically or in any manner conduct any business activity in India। इसके अलावा हमने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी और कॉर्पोरेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, इट इंक्लूड्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहला क्या गाइस कि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन बनी तो बनी, कैसी बनी, आर्टिफिशियल बनी। इसके बाद में इसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बाद में इसको मिलता है परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद में उसके शेयर होते हैं ट्रांसफरेबल। उसके बाद में उसके पास होता है कॉमन सील, जो कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से क्या हो चुका है, ऑप्शनल। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी, देन लिमिटेशन ऑफ एक्शन हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा हुआ था। इसके बाद में गाइस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिटीजन और रेसिडेंशियल स्टेटस, कैपेसिटी टू शो एंड बी शूड। यहाँ पे आपके फीचर्स ऑफ कंपनी कंप्लीट हो गए। फिर हमने आज पढ़ना शुरू किया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि कॉर्पोरेट विल में चार बातें। लिफ्टिंग मतलब क्या, इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी, डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी टू लुक बिहाइंड द पर्सन हु आर इन द एक्चुअल कंट्रोल एंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर द कॉर्पोरेट नहीं, इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर टू लिव और नॉट टू लिव द कॉर्पोरेट विल। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर द कॉर्पोरेट विल वाज लिफ्टेड। व्हाट आर दोस केस? एक हमने देखा सर दिनशा मैनेजी पेटेड वर्सेस क्या बोल सकते हैं का केस। दूसरा हमने गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड हॉर्ने वाला केस देखा। तीसरा हमने डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी लिमिटेड का केस देखा। चौथा हमने वर्कमैन एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का केस देखा। उसके बाद में हमने मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का केस देखा। सर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, बेटा वो जो ओला का केस था ना वो। ठीक है, ये वाले सारे केसेस देखे। लिप्स जॉन्स का हमने केस देखा, जॉन वर्सेस लिपमैन वाला। समझ में आ रहा है? तो विद दिस वी आर डन विद द कांसेप्ट कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मेक श्योर गाइस, है ना, अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर वर्थ है, मेक श्योर यू आर गोइंग टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड एज वेल। मेक श्योर यार कमेंट जरूर कर देना अगर लेक्चर अच्छा लगे तो। और एक बात मैं याद दिलाता हूं, मैं सारी की सारी चीजें लिखवा के देता हूं, क्योंकि शायद अब और एक डेमो लेक्चर आएगा, उसके बाद में डेमो लेक्चर नहीं रहेंगे, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारे क्लासेस रहेंगे जिन्होंने हमारे पेड क्लासेस लिए। ठीक है, तो इफ यू विश टू कंटिन्यू विद, देखो क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट भाई तुमको बचा देगा, वो मतलब तार लेगा। अंकिता अभी फाइनल की स्टूडेंट है मेरी, इंटर में शी सिक्योर 85 आउट ऑफ 100। एक सब्जेक्ट ने उसको तार लिया था बेटा, समझो इस बात को तुम। समझ में आ रहा है? सेम पर्सन इज गोइंग टू टीच यू, उसको जिसने पढ़ाया वही तुमको पढ़ाने वाला है। ठीक है, इफ शी कैन यू कैन, कोई फर्क नहीं है, वो तो बहुत नॉर्मल थी बेटा, तुम भी हो और वो कर सकती तो तुम क्यों नहीं। ठीक है, चलो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, चलो बाय।